जय हिंद दोस्तों। जो आज द हिंदू में एडिटोरियल आया है उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो एडिटोरियल है वो है कि इंडिया का जो फॉरेस्ट को रीस्टोर कैसे करना है। ठीक है ना, अगर इंडिया में फॉरेस्ट तो कवर तो बढ़ रहा है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ के इसका सर्वाइवल रेट बहुत कम हो रहा है। मतलब कि ग्रीन एरिया तो बढ़ रहा है, ठीक है ना, ग्रीन एरिया बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो सर्वाइवल रेट है ना, मतलब कि जो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है कुछ समय बाद वो खत्म हो रहा है, या फिर क्या क्या रीज़न हो रहा है, वो सब कुछ इसके अंदर देखते हैं हम कि किस तरह से इंडिया की प्रोग्रेस किया, मतलब इंडिया ग्रीन कवर को कितना बढ़ा पाया है और क्या क्या चैलेंजेस वगैरह हैं, सब कुछ हम देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसका जो टाइटल है द हिंदू में वो है कि इंडियाज़ फॉरेस्ट होल्ड द फ्यूचर। ठीक है, इसका बैकग्राउंड क्या है थोड़ा वो देखते हैं यहाँ पे कि इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि 2030 तक करीबन वो 25 मिलियन हेक्टर्स जो डिग्रेडेड लैंड है, मतलब कि जो वो लैंड जहाँ पे कि वो ख़राब हो चुकी है, जहाँ पे कि प्लांट्स वगैरह नहीं उग सकते हैं, नए सेपलिंग्स नहीं लग सकते हैं ना, उसको हमें ठीक करना है, रिस्टोर करना है हमें पूरा का पूरा। ठीक है, और ये किस एक्शन के अंडर हो रहा है, वो हो रहा है ग्रीन इंडिया मिशन। ठीक है ना, एक तरह का एक पॉलिसी जो इंडिया ने लॉन्च की है, उसके हिसाब से ये 2030 तक करीबन 25 मिलियन हेक्टर लैंड को जी रिस्टोर कर देंगे, वहाँ पे काफ़ी ग्रीन एरिया वो बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ग्रीन इंडिया मिशन के क्या क्या गोल्स है वो हम देखते हैं। वो है कि 3.39 बिलियन टन्स जो कार्बन है उसको एब्जॉर्व करना है, मतलब कि कार्बन सिंक बनाना है। देखो कार्बन सिंक का ही नाम आता है ना, कार्बन सिंक्स वगैरह, उसका मतलब ये होता है कि हमें कार्बन को एब्जॉर्व करना है, जो हवा में एटमॉस्फेयर में कार्बन उसको हमें खत्म करना है। कैसे करेंगे हम? अगर हम प्लांट लगाते हैं, ठीक है ना, अगर हम ट्री वगैरह लगाते हैं तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करता है, जिसके अंदर जो कार्बन है वो यूज़ हो जाता है ट्री के द्वारा, और वो एक फूड में बन जाता है, वो एक स्टार्च बना लेता है। ठीक है ना, मतलब कि कार्बन एक स्टार्च में बना लेता है, और स्टार्च क्या करेगा, वो ट्री को ग्रो करने में हेल्प करेगा, एक तरीका का ट्री का वो फूड होता है। तो हमने क्या किया कि कार्बन को खत्म कर दिया और स्टार्च बना दिया, इसको बोलते हैं कार्बन सिंक करना। ठीक है ना, आज समझ में आ गया ये वर्ड। चलो ठीक है, हम तो इंडिया का क्या गोल है कि वो 3.39 बिलियन टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम एब्जॉर्व कर लेंगे। सेकंड क्या होगा इसका गोल, ग्रीन इंडिया मिशन का याद रखना हमेशा कि सेकंड की क्लाइमेट चेंज को हमें फाइट करना है। ठीक है, और थर्ड क्या होगा कि फॉरेस्ट को ज़्यादा रेजिलिएंट बनाना है, मतलब कि वो हीट को बहुत ज़्यादा अगर धूप आ जाए या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी हो जाए या फिर वो ड्रॉट हो जाए, बहुत ज़्यादा पानी भी कम हो जाए ना, तो उसको सर्वाइव कर सके वो चीज़ को। ठीक है, तो हमारा तीन कमीशन हो गए, एक तो हमें कार्बन को एब्जॉर्व करना है, सेकंड क्लाइमेट चेंज को फाइट करना है, थर्ड क्या होगा कि हमें रेजिलिएंट बनाना है फॉरेस्ट को, जिससे कि वो हीट और ड्रॉट को सह सके। ठीक है, सिंपल मीनिंग क्या होगा कि ज़्यादा पेड़ लगाना काफ़ी नहीं है हमें, लेकिन हमें क्वालिटी और सर्वाइवल रेट भी मैटर करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो कि हम मैंने भाई 10 लाख पेड़ लगा दिए और फिर हमने इसको आगे उसका देख रेख करना ही भूल गए। ठीक है ना, हमें इसकी क्वालिटी भी इंप्रूव करनी कंटिन्यूस, मतलब हमें इसके सोइल वगैरह में अगर हमें एनपीके डालना है तो वो भी डालेंगे, मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम वगैरह की नीड है वो भी डालेंगे हम वहाँ पे, उसकी सर्वाइवल को भी हमें बराबर देखभाल करना है। चलो ठीक है, क्वालिटी प्रॉब्लम क्या हो रही है, मतलब प्रॉब्लम कहाँ से है कि आईआईटी की एक स्टडी है 2025 में, इन्होंने कहा कि जो फॉरेस्ट की जो फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी है ना वो 12% से गिर रही है। मतलब कि जहाँ पहले फॉर एग्जांपल एक ट्री 100 के जी कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर रहा था ना, वो अब सिर्फ और सिर्फ 88 के जी ही कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व कर पा रहा है। ठीक है ना, और ये अच्छा नहीं हो रहा है ना। ठीक है, जितना ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्व करेगा उतना ही ज़्यादा वो फूड बना पाएगा, मतलब ये खुद के लिए भी फूड नहीं बना पा रहा है, इट मीन्स कि इसका सर्वाइवल रेट भी कम हो रहा है। ठीक है ना, ये आईआईटी की स्टडीज़ है। ठीक है, मतलब पेड़ तो हैं पर कार्बन एब्जॉर्व कम कर पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एरिया तो बढ़ रहा है लेकिन क्वालिटी भी गिर रही है, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर एरिया बढ़ रहा है तो उसको क्वालिटी भी बढ़नी चाहिए थी। इट मीन्स कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्व करेगा, तो उससे हम क्लाइमेट चेंज को भी फाइट कर सकते हैं, और ज़्यादा वो फूड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड फूड में ट्रांसफर होगा, तो ट्री की जो लाइफ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, अगर पहले 10 पेड़ अगर 100 के जी कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व कर रहे थे, अब वो सिर्फ 88 के जी कर पाएंगे। ठीक है ना, मतलब ग्रीन एरिया इज़ नॉट इक्वल्स टू हेल्दी फॉरेस्ट। ठीक है, हमारे यहाँ पे ग्रीन एरिया तो बढ़ रहा है लेकिन वो हेल्दी है क्या, वो हेल्दी नहीं। क्यों? क्योंकि वो कार्बन को कम कर पा रहा है, तो खुद के लिए फूड कम बना पाएगा, खुद के लिए फूड कम बना पाए तो जल्दी वो खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, इंडिया का प्रोग्रेस क्या है, इंडिया ने अभी तक क्या क्या अचीव किया वो हम देखते हैं यहाँ पे कि 2015 से 2021 तक ये ग्रीन इंडिया मिशन के अकॉर्डिंग ये इन्होंने 11.2 मिलियन हेक्टर को का एरिया जो है उसको ग्रीन में वहाँ पे पेड़ लगा दिए, सिंपल भाषा में। ठीक है ना, मतलब करीबन इस 2015 से 2021 तक इन 6 ईयर में इंडिया ने करीबन 11 सवा 11 मिलियन हेक्टर जो जमीन थी उसमें पेड़ लगाए यहाँ पे। सेकंड क्या हो जाएगी, 18 स्टेट्स को करीबन 575 करोड़ दिए गए हैं रुपीज़, वो सिर्फ इस ग्रीन एरिया को बढ़ाने के लिए। ठीक है, थर्ड क्या हो जाएगा, फॉरेस्ट कवर है जो पहले 26.16% था वो अब 25%, अगर याद करें तो 24% से करीबन 25% बढ़ गया है वो। ठीक है ना, 2023 की बात करते हैं अगर इस रिपोर्ट की बात करें हम। ठीक है, और अब हमारा फोकस क्या हो रहा है कि मतलब कि अब हम अपने ग्रीन डे मिशन को कहाँ पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, वो करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी रिच जोन्स में, जैसे कि अरावली हो गया, वेस्टर्न घाट्स हो गए, हिमालयज और मैंग्रोव्स वगैरह हो गए ना, इन सारे फॉरेस्ट में हम थोड़ा और अपना फोकस को बढ़ाने वाले हैं, यहाँ पे ग्रीनरी को और बढ़ाने वाले हैं। ठीक है ना, यहाँ पे सर्वाइव काफ़ी अच्छा कराने वाला है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है इसका कि मैंग्रोव ट्री जो फॉरेस्ट है जो तमिलनाडु में था,
वो करीबन 3 गुना हो गया है, सॉरी जो डबल हो गया है लास्ट 3 ईयर्स के अंदर में, ठीक है ना। मतलब कि अगर यहाँ पे तमिलनाडु में जो मैंग्रोव ट्रीज होते हैं ना, पहले तो मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं, देखो मैंग्रोव फॉरेस्ट एक तरीके का ऐसा ट्री होता है मैंग्रोव, जो कि पानी के अंदर ही उगता है, ठीक है ना। और इसमें इसकी काफ़ी सारी रूट्स होती है, ये बहुत सारे रूट्स बन जाती है इसकी, जैसे बरगद की रूट्स होती है ना, पीपल जो बनियन ट्री होता है बरगद का पेड़, उससे क्या होता है कि ब्रांचेस से भी रूट्स निकलती है। उसी तरीके से मैंग्रोव एक ऐसा पेड़ होता है जिसके अंदर भी ब्रांचेस से भी अगेन वापस रूट्स निकलते हैं जो पानी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। वो एक बहुत ही अच्छा फॉरेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये पानी के अंदर उग रहा है, बीचेस पे उग रहा है। तो क्या होगा कि अगर यहाँ से पानी से अगर बहुत ज़्यादा अगर तूफान वगैरह आता है ना, तो ये इन पेड़ों से वो तूफान रुक जाता है, ठीक है ना। अगर फ्लड वगैरह आए तो भी पेड़ों उन फ्लड को रोक देती है। और वो अभी डबल हो गया है 3 ईयर के अंदर तमिलनाडु के, तो एक अच्छा साइन है यहाँ पे, मतलब इंडिया ने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। लेकिन इंडिया की जो अभी भी ग्लोबल इंडिया मिशंस को इम्प्रूव करने, हमें उसको बढ़ाना है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास 3 चैलेंजेस अभी भी, हमारी 3 मुश्किलें आ रही है। पहला होता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कम है, मतलब कि हमें लोग जो लोकल लोग हैं ना, फॉर एग्जाम्पल जो जंगल में रहते हैं वगैरह, और जो ट्राइबल एरिया ना, उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी कम है। सेकंड क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल डिज़ाइन, मतलब कि हमें ना सही जगह पे सही पेड़ नहीं लगा रहे हैं। थर्ड क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल इशू, मतलब कि हमारा पैसे वगैरह की इशू आ रही है, ठीक है ना। इन दिनों को मैं डिटेल में पढ़े ताकि हमें थोड़ा सा बेटर समझ में आए। पहला हो जाएगा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब कि जो लोकल लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई फॉरेस्ट है, ठीक है ना, यहाँ पर ट्राइबल एरिया भी रहते होंगे, कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर भी रहते होंगे, मतलब वो कम्युनिटी जो कि हमेशा जंगलों में रहती है, ठीक है ना। वो ये दोनों कम्युनिटी रहती होगी यहाँ पे। इनको हम पार्टिसिपेट, जो भी हम पॉलिसी वगैरह बनाते हैं या फिर कोई भी हम एक्शन वगैरह करते हैं फॉरेस्ट में, तो इनको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। हम इसको पढ़ते हैं यहाँ पे कि करीबन मतलब ये करीबन 20 करोड़ 200 मिलियन, मतलब करीबन 20 करोड़ जो पीपल है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड है। कैसे, एक तो ट्राइबल एरिया और फॉरेस्ट एरिया, वो फॉरेस्ट पे कैसे डिपेंड है, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 बना है ना, ये ट्राइबल एरिया को और फॉरेस्ट डिवेलपर को ये हक देता है कि वो फॉरेस्ट में रह सकते हैं, मतलब कि वो वहाँ पे अपना घर बना सकते हैं, ठीक है ना, अपना घर बना सकते हैं, वो वहाँ रह सकते हैं। और जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि हनी होता है, ठीक है ना, और फॉरेस्ट में अगर कोई फ्लावर वगैरह है तो उसको बेच सकते हैं बाजार में, हनी को बेच सकते हैं, फ्लावर को बेच सकते हैं, वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह होंगे उनको बेच सकते हैं, लकड़ी वगैरह काट सकते हैं और उसको वो पर्सनल यूज में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और ये सारा फॉरेस्ट राइट एक्ट इन 20 करोड़ लोगों को ये हक देता है, ठीक है। लेकिन प्लांटेशन ड्राइव जो होता है ना, तब इन लोकल लोगों को इग्नोर कर दिया जाता है, मतलब ट्राइबल एरिया को और फॉरेस्ट डिवेलपर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है जब प्लांटेशन की बात होती है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि अगर कोई फॉरेस्ट है, ठीक है ना, वहाँ पे अगर मान लेते हैं कि नीम का पेड़ नहीं उगता है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है नहीं हम तो नीम का पेड़ ही उगाएंगे ना। अगर वो लोकल लोगों की पार्टिसिपेशन लेती है, अगर लोकल लोगों से पूछ लेती है एक बार कि यहाँ नीम का पेड़ उगाना चाहिए, तो पब्लिक मना करती थी कि यहाँ उगता ही नहीं है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतने सालों का है। लेकिन गवर्नमेंट ने तो पॉलिसी बना दी दिल्ली के एसी रूम में, ठीक है ना, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए था। हमें लोकल लोग उनका पार्टिसिपेशन काफ़ी बढ़ाना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे करीबन 20 करोड़ लोग आगे वो जो इस फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, उनको एक्जैक्टली पता है कि यहाँ पे क्या उगाएंगे तो क्या उगेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, बेस्ट एग्जांपल उड़ीसा में क्या हुआ कि जॉइंट फॉरेस्ट कमेटी बनाएगी, ठीक है ना। उससे जो लोकल लोग हैं ना, उनका फॉरेस्ट रेवेन्यू शेयर बढ़ गया। ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे उड़ीसा में क्या हुआ कि एक तरह की कमेटी बनाएगी जिसके अंदर में गवर्नमेंट के कुछ पर्सन थे और लोकल कम्युनिटी कुछ थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई यहाँ पे कंपनी सेटअप हो रही किसी फॉरेस्ट के अंदर में, ठीक है, तो उसने पेड़ काटे होंगे, तो पेड़ काटे होंगे ना, तो वो उसने कुछ अमाउंट गवर्नमेंट को सबमिट किया होगा, भाई हमने पेड़ काटे तो हमने नुकसान किया पेड़ फॉरेस्ट का, तो वो एज ए कंपनसेशन वो क्या करता है, गवर्नमेंट कुछ पैसा देता है। लेकिन गवर्नमेंट अब क्या करी है, जॉइंट फॉरेस्ट कमेटी के अकॉर्डिंग वो पैसा वापस अगेन वो लोकल लोगों को भी दे रही है, तो लोकल लोगों की हेल्प मिल रही है यहाँ पे। और लोकल लोगों को क्यों देती है गवर्नमेंट पैसा, वो कहती है लोकल लोगों को कि आप जाइए और यहाँ पे पेड़ पौधे उगाइए और उनको हेल्प की और पेड़ को ग्रो करने में हेल्प कीजिए, ठीक है। उड़ीसा वाला समझ में आ गया। छत्तीसगढ़ का एक एग्जाम्पल है, वहाँ पे क्या हुआ कि पहले गवर्नमेंट क्या करती थी कि पॉलिसी बनाती थी कि हर कि कोई भी पेड़ उगा दो वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने कहा कि आप है ना यहाँ पे महुआ एक ट्री होता है जिसमें क्या होता है ना, महुआ के फूल आते हैं, आपको शायद पता नहीं होगा, वो 20 रुपये किलो बिकते हैं बाजार में, वो बहुत महंगे बिकते हैं, ठीक है ना। और ये एक तरह का नेटिव ट्री है, मतलब कि वहाँ का जैसे कि राजस्थान में नीम और बबूल यहाँ के नेटिव हो चुके हैं, ठीक है ना। वैसे नेटिव नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ यहाँ पे बहुत उगते हैं वहाँ पे। उसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी महुआ एक नेटिव ट्री है, ठीक है ना। तो लोकल लोगों ने कहा कि आप महुआ के पेड़ों को उगाएंगे तो हमारे भी यहाँ पैसा मिलेगा, क्योंकि हम फूलों को तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ पाएंगे, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अकॉर्डिंग ये तोड़ पाएंगे, ठीक है ना। और इससे क्या हुआ कि वहाँ पे नेटिव ट्री की वजह से वहाँ का इकोलॉजी भी काफ़ी बेटर हुई और ट्राइबल लोगों की इनकम भी काफ़ी बेटर हुई। चलो ठीक है, दोनों एग्जाम्पल देखिए। लेसन क्या है हमें कि लोकल लोगों को हमें इन्वॉल्व करना है, उनको इग्नोर नहीं करना है। इससे फॉरेस्ट भी टिका रहता है और फॉरेस्ट को भी फ़ायदा मिलता है और लोकल लोगों को भी फ़ायदा मिलता है, ठीक है। हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन समझ में आया। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब क्या होगा कि लोकल से उनको इंक्लूड करना है, क्यों,
क्योंकि ये बता सकते हैं कि वहाँ पे कौन सा पेड़ उगेगा, प्लस इनको हेल्प मिलेगी फाइनेंशियली, और अगर इनको फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी तो ये फॉरेस्ट को वापस रिकवर करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या होगा, इकोलॉजिकल डिज़ाइन करना है हमें, कैसे कि राइट ट्री लगाना है हमें राइट प्लेस में, तब जाके वो सस्टेनेबल फॉरेस्ट बनेगा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको थोड़ा याद रखोगे, थोड़ा हेल्प मिलेगी कहीं ना कहीं, कि अगर सही पेड़ को सही जगह पे लगाएंगे तभी वो फॉरेस्ट बन पाएगा, अदरवाइज वो फॉरेस्ट नहीं बन पाएगा। सस्टेनेबल मतलब क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। सस्टेनेबल का सिंपल भाषा में क्या होता है, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन ये हो जाएगा एनवायरमेंट के बेस पे। एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी, एक होता है सस्टेनेबल। इसका मतलब भी होता है लॉन्ग टर्म प्लान, इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है ना, दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन ये होता है नेशनल इंटरेस्ट पे, नेशनल इंटरेस्ट पे। मतलब कि अगर स्ट्रेटजी बनाई हमने इंडिया और जापान के साथ में, तो हमने लॉन्ग टर्म प्लान तो बनाया है, लेकिन हमें नेशनल इंटरेस्ट को हमने मेन फोकस रखा है। और सस्टेनेबल में क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म प्लान होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्लान के साथ में यहाँ पे होता है एनवायरमेंट बेस्ड, एनवायरमेंट का इंटरेस्ट होता है यहाँ पे, हमें पर्यावरण को बचाना होता है सस्टेनेबल में। ये दोनों डिफरेंस होता है, दोनों बहुत बार वर्ड आते हैं, इसलिए मैंने एक बार में समझा दिया, ठीक है। हमें राइट ट्री लगाएंगे राइट प्लेस पे तो हमारा वो फॉरेस्ट सस्टेनेबल होगा। इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहले क्या होता है ना कि फॉरेन पॉलिसी होती थी वो कि मोनोकल्चर को फॉलो करती है। मोनोकल्चर मतलब अगर कोई फॉरेस्ट, कोई लैंड है, ठीक है ना, हमें कोई डिग्रेडेड लैंड है, मतलब कि यहाँ पे कोई पेड़ पौधा नहीं उगता है, तो गवर्नमेंट क्या करती थी कि सेम तरह के एक ही तरह के पेड़ पूरे के पूरे सारे हेक्टर में उगा देती थी, और वो चीज़ सही नहीं है। क्यों, अगर बाई चांस यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई बीमारी फैल गई किसी एक पौधे के अंदर, ठीक है ना, तो सारे के सारे पेड़ एक साथ खत्म हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो एक तरह का, जैसे कि अगर प्लेग आता है तो सारे ह्यूमन पॉपुलेशन में फैल जाता है, ह्यूमन स्पीसीज में एक साथ फैलता है वो, ठीक है ना। अगर उसी तरह से अगर यहाँ कोई पेड़ उगा हुआ है, अगर वो सारे के सारे पेड़ एक साथ ही है, ठीक है ना, अगर 30 लाख पेड़ उगाए हमने, 30 लाख सेम ही है, सेम पेड़ों को मोनोकल्चर ट्रीज बोलते हैं, ठीक है ना, मोनोकल्चर बोलते हैं इसको। अगर एक भी कोई बीमारी फैली एक पौधे में तो सारे के सारे पौधे एक साथ ही खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पुराने पॉलिसी में मोनोकल्चर होते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं। और ये क्या करते थे, ये ज़्यादा पानी भी यूज़ करते थे और बायोडाइवर्सिटी कम हो जाती है। हाँ सही बात है, क्योंकि सारे के सारे सेम ही पेड़ है, कोई भी इंसेक्ट्स वगैरह कोई भी जानवर रहना नहीं चाहेगा ना, सारे के सारे सब कुछ सेम ही सेम लगेगा, ठीक है। उसको लेकर जैसे कि यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा, बाद में वो चला जाता है छोड़ के। ये जानवर की मानसिकता होती है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, मोनोकल्चर ट्री के जो यहाँ पर दिए गए वो है इक्लिप्टिस का और एकाशिया का। ये दोनों ही गवर्नमेंट्स को बहुत ज़्यादा उगाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि हम नेटिव स्पेस पे थोड़ा फोकस करें, जैसे कि नीम हो गया, साल हो गया, महुआ। महुआ वही होता है, ठीक है ना, जो छत्तीसगढ़ में महुआ था ना, जिससे कि फूल बिकते 20 रुपये किलो, जिससे कि ट्रैवल इनकम बढ़ती है, ठीक है ना। तो हम अब नेटिव स्पीसीज को काफ़ी ज़्यादा फोकस में ला रहे हैं। और फॉरेस्ट के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो ट्रेन कर रहे हैं एक्सपर्ट्स को कि आप किस तरह से, मतलब कि जो ये इंस्टीट्यूट के जो भी प्रोफेसर्स वगैरह होंगे ना, वो भी अब जो फॉरेस्ट में काम करने वाले ऑफिसर्स उनको ट्रेन कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तभी जाके तो हम इकोलॉजी को काफ़ी बेटर कर पाएंगे। तीनों पॉइंट क्या होंगे, पुरानी पॉलिसीज थी जो कि मोनोकल्चर को यूज़ करती थी, उसको हम खत्म कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अब नेटिव स्पेस को कर रहे हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, जो फॉरेस्ट के जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो अब जो ऑफिसर्स फील्ड पे काम करते हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं कि किस तरह से आपको नेटिव स्पीसीज पे वर्क करना है। चलो ठीक है। और तमिलनाडु का वो एग्जांपल है, जो कि मैंग्रोव एरिया था वो डबल हो कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे लोकल स्पीसीज जो कि मैंग्रोव थी उसको यूज़ किया है और राइट साइड पे किया। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैंग्रोव ट्री को राजस्थान में उगाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं उगेगा, क्योंकि वो पानी में उगता है। मतलब कि राइट ट्री को हमें राइट प्लेस पे उगाना पड़ेगा, तभी हमें हेल्प मिलेगी, ठीक है। और एक फाइनेंशियल इश्यूज़ क्या है यहाँ पे वो हम देखते हैं। एक कैंपा फंड होता है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कैंपा फंड मेरे को तो याद रहता है हमेशा, और मैंने जो अपने आंसर राइटिंग में कैंपा फंड हमेशा लिखा है। कैंपा फंड क्या होता है, पहले इसको थोड़ा समझते हैं। अगर कोई एक कंपनी फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिलायंस इंडिया लिमिटेड है, ठीक है ना, अगर इसने किसी ज़मीन को, फॉरेस्ट लैंड को एक्वायर किया है, अगर फॉरेस्ट लैंड को एक्वायर किया वो अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे पेड़ों को नहीं काट सकती। अगर आपने ज़मीन खरीदी वो तो अच्छी बात है, लेकिन ज़मीन खरीदने के बाद उस पेड़ों को नहीं काटेंगे। अगर आप काटेंगे ना तो आप काटने के बाद गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इन पेड़ों की कीमत कितनी होगी। वो कीमत लकड़ी के हिसाब से नहीं होगा, एनवायरमेंट को कितना ज़्यादा अफेक्ट होगा ना उसके हिसाब से गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और अगर गवर्नमेंट ने कहा फॉर एग्जांपल कि इनकी लकड़ी की कीमत सिर्फ 1 करोड़ है, लेकिन ये एनवायरमेंट को अगर कितना अफेक्ट करें वो करीबन 100 करोड़ है, तो इनको 100 करोड़ रुपए जमा कराना है। 1 करोड़ जमा नहीं कराना है, 100 करोड़ जमा कराना है, क्योंकि वो एनवायरमेंट को अफेक्ट करें। और ये सारा पैसा का जमा कराते हैं, ये कराते हैं कैंपा फंड के अंदर, ठीक है। तो अभी कैंपा फंड में करीबन 95,000 करोड़ रुपीज़ पड़े हुए हैं, ठीक है ना। और लेकिन यूज़ कितना हुआ है, सिर्फ 20 से 25% यूज़ हुआ है, ठीक है ना। मतलब हमारे पास फंड तो पड़ा है, लेकिन उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं हम। इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं हम लोकल लोगों को हेल्प करके। अगर हम फॉरेस्ट में जो रहने वाले ट्राइबल्स कम्युनिटी है उनको हम पैसा देते हैं कि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिलायंस ने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिलायंस ने महाराष्ट्र में कोई ज़मीन खरीदी है, ठीक है ना, और वहाँ पे उन्होंने फॉरेस्ट को काट दिया। तो रिलायंस क्या करेगा कि
पहले तो कैंपा फंड में पैसा जमा करेगा। अब कैंपा फंड से गवर्नमेंट क्या करे कि गवर्नमेंट उन ट्राइबल्स लोगों को कहे कि यार ऐसा करो कि रिलायंस ने तो यहाँ पे पेड़ों काट दिया और आप लोगों को हम तनख्वाह देते हैं, इसे मंथली सैलरी देते हैं कि अब आप वापस फॉरेस्ट को उगाओ, लेकिन कहीं और जगह पे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो रिलायंस ले ली जगह, ये कहीं और जगह पे फॉरेस्ट बना देंगे। तो क्या होगा कि जो एनवायरमेंट को लॉस हुआ है ना, मॉनेटरी लॉस तो फिल हो गया, लेकिन जो एनवायरमेंट को लॉस हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा ना, पॉल्यूशन वगैरह बढ़ जाएगा, उसको हेल्प करने के लिए हम लोकल लोगों को इनकम बढ़ा सकते हैं और वो लोकल लोग क्या करेंगे, किसी और जगह पे वापस फॉरेस्ट बना देंगे, ठीक है। ये कैंपा फंड के द्वारा किया जाता है। पैसा तो है लेकिन हमें उसका मैनेजमेंट सही से नहीं कर पा रहे हैं हम, क्योंकि हमें सिर्फ 95,000 से सिर्फ 20% करोड़ रुपए ही यूज़ हुआ है, ठीक है ना। हम इनोवेशन कैसे कर सकते हैं? देखो एक चीज़ होती है, कार्बन क्रेडिट्स को थोड़ा समझते हैं, ठीक है ना। पहले कार्बन सिंक समझ में आया था। कार्बन सिंक को देसी भाषा में कैसे समझेंगे हम, कि एक पेड़ होता है, वो क्या करता है कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और वो स्टार्च में बना देता है, और स्टार्च एक तरह का फूड होता है जो कि ट्री को ग्रो करने का आता है। तो ये कार्बन सिंक हो गया, ठीक है ना। कार्बन को हमने सिंक किया, मतलब डुबो दिया। किस में डुबो दिया? स्टार्च में डुबो दिया। बात समझ में आ गई सर? तो सर कार्बन क्रेडिट क्या होता है? कार्बन क्रेडिट थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई टॉय बनाने की कंपनी है, ठीक है ना। कोई टॉय बनाने की सिंपल सी कंपनी है, वो क्या करती है कि वो कॉटन के कोई टॉयज़ वगैरह बनाती है और यूएसए में एक्सपोर्ट करती है, ठीक है ना। ये थोड़ा समझने की कोशिश की। कार्बन क्रेडिट बहुत बार आता है लेकिन बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैं एक बार समझा देता हूँ। कोई टॉय बनाने वाली कंपनी है जो कि अपने टॉयज़ को यूएसए में एक्सपोर्ट करती है, ठीक है ना। तो इस टॉय को बनाने के लिए किसी ज़मीन को यूज़ हुआ होगा, और मान लेते हैं कि वहाँ पे इसने पेड़ों को काट दिया, ठीक है ना। तो क्या होता है ना, गवर्नमेंट एक रेटिंग करती है। गवर्नमेंट इस टॉय कंपनी जो है ना, जिसका नाम XYZ है, इस XYZ की जो प्रोडक्ट्स होंगे ना, वहाँ पर एक लेबल लगा होता है, वहाँ पर लिखा होता है कि इसकी कार्बन क्रेडिट की रेटिंग कितनी है, मतलब कि नेगेटिव में या पॉजिटिव में। अगर नेगेटिव में मतलब कि इसका मतलब है कि इसने पेड़ काटे हैं, समझ में आ गया ना। और वो अगर नेगेटिव है कि मतलब उसने पेड़ भी काटे और उसने कम्पनसेट भी नहीं किया अभी तक, तो यूएसए क्या करेगा, ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल ही नहीं किया, ऐसे प्रोडक्ट को वो एक्सपोर्ट होने नहीं देता, अपने पास आने नहीं देता। वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम वहीं रुको भाई, तुमने तो पेड़ भी काटे हैं और तुमने कम्पनसेट भी नहीं किया अभी तक, तो मतलब नए पेड़ भी नहीं लगाए तुमने, या फिर गवर्नमेंट को फंड, कैंपा फंड में पैसा भी जमा नहीं कराया, ठीक है ना। तो यूएसए क्या करेगा, ऐसे प्रोडक्ट को लेता ही नहीं है। तो कार्बन क्रेडिट मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट एक तरह से लेबल लगाती है ऐसी कंपनियों में जो कि पेड़ों को काटते हैं लेकिन वो वापस रीग्रो नहीं करते, उन्हें कहीं और जगह पे उगाते नहीं है। समझ में आ गया? थोड़ा समझ में आ गया होगा। चलो, कार्बन क्रेडिट समझ में आया। एक तरह की रेटिंग होती है। अगर आपने पेड़ों को काटा है और पेड़ों को वापस नहीं उगाया है, या फिर पैसे आपने जमा नहीं कराए कैंपा फंड में, या फिर हमने लोगों को पैसा नहीं दिया है कि उस फॉरेस्ट को रीग्रो करने के लिए, तो हमेशा आपकी नेगेटिव रेटिंग होती है। नेगेटिव रेटिंग होगी तो यूरोप में और यूएसए में आपके प्रोडक्ट नहीं बिकेंगे, सिंपल सी बात है। तो अभी क्या हुआ ना, हिमाचल के अंदर में बायोचार प्लस कार्बन क्रेडिट से क्या हुआ कि जो फार्मर है ना और फॉरेस्ट दोनों का बेनिफिट हुआ। कैसे हुआ? अगर हिमाचल में कोई कंपनी थी, वहाँ पे कोई कंपनी सेटअप हुई, उसने पेड़ों को काट दिया ना, तो उसने क्या किया कि यहाँ के जो फार्मर्स उनको पैसा दिया कि यार आप ऐसा ऐसा करो कि थोड़ा पैसे ले लो और अपने आसपास कहीं फॉरेस्ट उगा लो। तो इसकी जो कार्बन जो क्रेडिट जो नेगेटिव आई थी ना, वो पॉजिटिव में आ चुकी है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि इसने यहाँ से पेड़ों को काटा। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इसने फार्मर को पैसा दिया ताकि वो फॉरेस्ट को रीग्रो कर सके। और ये चीज़, ये एग्जाम्पल हुआ है, ये इनोवेशन हुआ है हिमाचल के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर कोई कंपनी पेड़ नहीं उगा पा रही तो ठीक है, आप किसी और को पैसा दे दो और वो आपकी कार्बन क्रेडिट को सही कर देगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ है कि वहाँ पे करीबन 40 करोड़ सैपलिंग्स उगाए गए हैं। सैपलिंग मतलब कि छोटे छोटे पौधे उगाए गए हैं। क्यों उगाएंगे? और यहाँ पर ही पंचायत को कार्बन मैंडेट से जोड़ा गया है। देखो क्या हुआ यहाँ पे भी, यूपी में बहुत सारी कंपनी सेटअप होती है ना, तो वो भी क्या करती है कि जब उनको सेटअप करने के लिए ज़मीन तो चाहिए, तो वो पेड़ों को काटती है। जैसे पेड़ों को काटती है तो वो क्या करती है कि पंचायत में जाती है, छोटे छोटे गाँव में जाती है, वहाँ पे लोगों को पैसा देती है। वो कहती है कि यार आप पैसा ले लो हमारी तरफ से, आप आपके गाँव में कहीं पौधा उगा देना, और हमारे से क्या होगा, हमारी कार्बन क्रेडिट जो है वो नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों एग्जाम्पल समझ में आए? कार्बन क्रेडिट समझ में आ गया? चलो आ गया होगा। तो मतलब फाइनेंस को हमें रिजल्ट बेस्ड बनाना है। हमारे पास पैसा है लेकिन हमें उसको इस तरह से इनोवेट करना है कि वो एनवायरमेंट को भी हेल्प करे प्लस वो फार्मर्स को भी हेल्प करे, उनकी इनकम को एक्चुअली में बढ़ाए। सारा फंड पड़ा ही ना रहे, क्योंकि यहाँ पे 20 से 25% तो पड़ा हुआ ही था, ठीक है। हमें वे फॉरवर्ड क्या, हमें और क्या करने की ज़रूरत है? पहला होगा लोकल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करो, मतलब कि जो लोकल पर्सन जैसे कि ट्राइबल एरिया हो गया, या फिर जो ट्राइबल कम्युनिटी होगी, या फिर जो फॉरेस्ट में रहते हैं, उनको हमें एम्पावर करना है पैसे दे करके। अगर उनको पैसे देंगे तो फॉरेस्ट को बनाएंगे और फॉरेस्ट को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। सेकंड क्या होगा, फॉरेस्ट ऑफिस को ट्रेन करना है कि कौन से पेड़ कहाँ लगाने हैं और कितनी बार हमें सर्वे करना है, कहाँ कहाँ पानी डालना है, कहाँ नहीं डालना है, वो सब कुछ वो उनको ट्रेनिंग करेंगे, तो वो फॉरेस्ट वहाँ पे रीग्रो होगा। थर्ड क्या होगा, पब्लिक डैशबोर्ड बनाना, ठीक है। ये देखो, ये वे फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप पूरा भी नहीं समझ पाए लेकिन वे फॉरवर्ड समझ के तो भी बहुत बार काम हो जाता है, ठीक है ना। मैं तो मेरे नोट्स में बहुत बार वे फॉरवर्ड्स को ज़्यादा लिखता था। लोकल कम्युनिटी को हेल्प करना है, उनको पैसा देंगे तो ये फॉरेस्ट बनाएंगे और फॉरेस्ट को रिग्रो करने में हेल्प करेंगे। फॉरेस्ट ऑफिसर को ट्रेन करना है ताकि कौन सा पेड़ कहाँ लगाना है तो वो बता पाएंगे लोकल कम्युनिटी को, ठीक है।
थर्ड क्या होगा, पब्लिक डैशबोर्ड बनाना है। पब्लिक डैशबोर्ड मतलब क्या होगा, एक तरह से इंटरनेट पे एक वेबसाइट बना दो ताकि लोग आके देख सके वहाँ पे कि हाँ भाई कि वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल जैसे कि वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है ना, और गवर्नमेंट ने कहा कि हमने राजस्थान में 30 करोड़ के आसपास पेड़ लगाए, ठीक है ना, तो हम देख सकेंगे 30 करोड़ में से कि अगले साल जैसे कि फर्स्ट ईयर में तो ये काम होता है, सेकंड ईयर में कितने बचे, बताया कि 28 करोड़, सॉरी 28 करोड़ ही बचे हैं। हमें पता लग रहा है कि यहाँ पे सर्वर रेट कम हो रही है और कितना फंड यूज है, मतलब हम एक पब्लिक एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं कि पब्लिक वहाँ पे जाकर के सारी इन्फॉर्मेशन को देख सके। एक पब्लिक डैशबोर्ड बनाना है। कैंपा फंड को पार्टिसिपेटरी पालिंग, मतलब कि वहाँ पे लोगों को पार्टिसिपेट में काफ़ी ज़्यादा लेके आना है। कंपनी तो कैंपा फंड में पैसा डाल रही है, लेकिन उस कैंपा फंड को हमें यूज़ करना है ताकि लोकल लोगों को भी हेल्प मिले, उनको भी पार्टिसिपेशन लाया जाए, ठीक है। फिफ्थ क्या होगा कि सिविल सोसाइटी हो गया या फिर जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, उनको हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए कि वो डाटा को कलेक्ट करें और मॉनिटर करें, क्योंकि ये एक क्या होगा कि एक तरह के एनजीओ नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई एनजीओ को लगाते तो उनको कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पे, उसको पैसे दिए अपने एनजीओ को कि और वो ये काम करेगी, ठीक है, कि यहाँ पे कितने पेड़ लगे हैं, कितना फंड यूज हो गया है, तो और इसकी हेल्प मिल सकती है हमें पब्लिक डैशबोर्ड के अंदर भी, ठीक है। बिग मैसेज क्या है यहाँ पे कि फॉरेस्ट इंडिया का क्लाइमेट कैपिटल बनने वाला है विकसित भारत 2047 के अंदर। अगर हम इस तरह से अपने फॉरेस्ट को हेल्प करते हैं या फिर ग्रीन इंडिया मिशन को हम आगे तरफ लेके जाएंगे, तो जो इंडिया है ना, वो एक तरह का क्लाइमेट कैपिटल बन सकता है पूरे वर्ल्ड के लिए। और हमारे यहाँ पे लॉ है, फंड है और प्लान भी है यहाँ पे, लेकिन अब हमें यहाँ पे इसको अलाइन करना पड़ेगा। अलाइन कैसे करना पड़ेगा, हमें कहाँ पे कौन सा पेड़ कहाँ लगाना है, हमें इस तरह से अलाइन करना पड़ेगा। सेकंड, इंक्लूड करना पड़ेगा हमें ट्राइबल कम्युनिटी को या फिर फॉरेस्ट ड्वेलर को। और थर्ड क्या होगा, हमें अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। अकाउंटेबल कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होंगे उनको ट्रेन करेंगे और फिर उनका वर्किंग देखेंगे कि हाँ, कि उनको ट्रेन करने के बाद में उनका एफिशिएंसी कितना क्या हो रहा है। अगर नहीं होता है तो हटाओ उनको, दूसरे इंजीनियर को लेके आओ, ठीक है। अगर ये सब कुछ हुआ है, अगर ये सब कुछ होता है, जैसे कि यहाँ पे अलाइनमेंट होता है, इंक्लूजन होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, अगर इस तरह से होता है ना, तो इंडिया क्या कर सकता है, इंडिया है ना, वो क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए वर्ल्ड लीडर ही बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। थैंक यू।